आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका मुख्यतः नाम है सहकारिता। सहकारिता मूवमेंट से आप सभी लोग परिचित है। एक सबके लिए सब एक के लिए, अर्थात एक कोऑपरेटिव, एक सहयोग की तरह एक संगठन बनाना और उस संगठन के अंतर्गत कुछ रुपयों को इकट्ठा करना और उस रुपयों के माध्यम से सम्मिलित रूप से किसी कार्य को करना, चाहे फिर वो दुग्ध उत्पादन हो या फिर तिलों का उत्पादन हो, तेल का उत्पादन हो या फिर खेती के अंतर्गत बैंकिंग का निर्माण करना हो, सदस्यों को लोन देना हो, पर्टिकुलर उसके ऊपर ब्याज इकट्ठा करना हो और फिर उसका जो लाभांश है उसमें अपने सदस्यों में बांट देना हो। तो ये सहकारिता का मेन जो वर्क होता है। और सहकारिता किस तरीके से प्रारंभ हुआ, किस तरीके से राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ, किस तरीके से इसका विकास हुआ और किस तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ा, ये सभी लोग हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बस बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक और जानिए सहकारिता क्या होता है, सहकारिता मूवमेंट क्या है और ये किस तरीके से आगे बढ़ा। तो आइए एक एक कर जान लेते हैं। अब सहकारिता आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है, कोऑपरेशन कहलाता है। कोऑपरेटिव एजेंसी जो कोऑपरेशन वर्ड से बना, कोऑपरेशन को हम जानते हैं अक्सर हम यूज में लगता है कोऑपरेट करना, मतलब सहयोग करना, हेल्प करना या फिर साथ मिलकर काम करना, कोऑपरेटिव सहकारिता कहलाती है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहा जाता है। मतलब काफी सारे लोग मिलकर जो किसी एक समान उद्देश्य को रखते हुए साथ काम करते हैं तो वह सहकारिता कहलाता है। ठीक है। अब इसमें सहकारिता के बाद हम देखेंगे कि इसका क्या बेसिक फंडा रहा है, कहाँ पे इसका उदय हुआ, कहाँ पे ये इसका आगे बढ़ी एजेंसी और भारत में किस तरीके से आई, कहाँ राजस्थान की इसकी स्थिति क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। अब सहकारिता का उदय जर्मनी में हुआ। सहकारिता के उदय के बारे में आप काफी सारी बुक्स में अलग अलग टर्म्स पढ़ोगे, कहीं जगह पे आप जर्मनी पढ़ोगे, कहीं जगह इसका लंकाशायर इंग्लैंड भी पढ़ोगे। हालांकि इसका उदय तो जर्मनी में हुआ था और लंकाशायर इंग्लैंड में इसके द्वारा काफी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उसको लगाया गया था। तो काफी जगह आप वो भी पढ़ोगे, लेकिन इसका सही आंसर है उदय जर्मनी में हुआ था इसका। और राज्य स्तर पर विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा कुछ मनोनीत सदस्य किए जाते हैं उनमें सहकारिता का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा विधान सभा में की जाती है। अब सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है, यह ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता के ध्वज की बात करें तो वो सतरंगी होता है, इंद्रधनुषी रेनबो कलर के अंदर होता है वो। और 1904 में सबसे पहले भारत सरकार के अंतर्गत जब इसको प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड की बात थी, 1904 में सहकारिता का भारत में उसका संगठन करने की जो समिति थी उसका अधिनियम बनाए गए थे 1904 के अंतर्गत। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 1904 में किस वायसराय के अंतर्गत भारत में लॉन्च हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था उनके टाइम पीरियड में भारत में सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया था। और सहकारी समिति के में उस समय नियम डिसाइड किए 10 व्यक्ति सहकारी समिति के द्वारा 10 व्यक्तियों को कम से कम हो तो सहकारी समिति गठित की जा सकती है। ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति मिल गए, 3 व्यक्ति मिल गए, 4 व्यक्ति मिल गए और कहीं भी सहकारी समिति है। तो एटलीस्ट 10 व्यक्ति इस सहकारी समिति में होने चाहिए, तभी सहकारी समिति का दर्जा उसको दिया जाएगा, सहकारिता संगठन का दर्जा दिया जाएगा। अब राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1904 में ही हो गई थी जब समस्त भारत में इसको लागू किया गया था। तो अजमेर में इसके प्रारंभ हुआ था और 1905 में अजमेर में प्रथम सहकारी समिति गठित की गई थी। तो ये कुछ इसमें लाइंस है, वन सिंगल लाइंस है, तो इसको आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिए। और यदि आप राजस्थान से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये टॉपिक्स आए आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बनी रही। आप इसके ऊपर कमांड कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो राज्य स्तर पर पहला सहकारी कृषि बैंक था वो भरतपुर डीग में सन 1904 में स्थापित हुआ था। अब ऊपर जो था वो अजमेर में जो इसकी शुरुआत की गई थी सहकारी समिति की, प्रथम सहकारी समिति की। और राज्य स्तर पर प्रथम सहकारी कृषि बैंक भरतपुर में 1904 में स्थापित हुआ था। और व्यापक स्तर पर भरतपुर में 1915 में इसको स्थापित किया गया था, मतलब बृहद स्तर के ऊपर पूरे भरतपुर के अंदर इसको 1915 में लागू कर दिया गया था। कोटा में 1916 में, बीकानेर में 1920 में और अलवर में 1935 तो जयपुर जोधपुर में, इन सभी जो रियासतें थे उसको काफी बाद में इसको लागू किया गया था। 1943 में सहकारिता संबंधित कानून बनाए गए थे कि किस तरीके से इसको नियंत्रण करना है इन सहकारी समितियों को। सहकारिता संबंधी जो पहला अधिनियम आया था वो भरतपुर में लागू किया गया था। सहकारिता संबंधी जो पहला अधिनियम आया था वो भरतपुर में लागू किया गया था। अब आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि राजस्थान में सहकारिता का जो उदय हुआ था वो अजमेर में हुआ था, प्रथम सहकारी समिति जो बनी थी 1905 में हुई थी, लेकिन सहकारी संबंधी जो पहला अधिनियम आया था वो भरतपुर में आया था।
और जो प्रथम सहकारी कृषि बैंक था वो भरतपुर डीग में 1904 में स्थापित हुआ था। और संपूर्ण राजस्थान के लिए जो सहकारिता अधिनियम बने तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1953 में 1953 में लागू किया गया था, और जिसको सन 1965 में कुछ संशोधन किया गया, और 2001 तक वो जो 1965 के संशोधन थे वो लागू रहे। 2001 में नया सहकारिता अधिनियम बनाया गया जो 13 नवंबर 2002 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। राज्य स्तर पर सहकारी संस्थाओं का जो वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, इसमें तो होता है केंद्रीय सहकारी बैंक होता है जो राज्य सहकारी समितियां होती है, और वो जो नीचे की सहकारी समिति उसके बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। और पंचायत स्तर पर दो भागों में होता है, ग्रामीण प्राथमिक सहकारी समिति होती है, शहरी प्राथमिक सहकारी समिति होती है। इसको दो भागों में इस तरीके से विभाजन इसका किया गया है। राजस्थान में कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाएं हैं, जैसे स्पिनफेड का नाम सुना होगा आपने, केशवरायपटन सहकारी शुगर मिल्स का नाम सुना होगा, गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स का नाम सुना होगा, तिलंग संघ का नाम अक्सर सुनते रहते होंगे। तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी तिलंग संघ की। गंगानगर सहकारी मिल की जो कॉटन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है उसकी 1986 में हनुमानगढ़ में की गई थी। विश्व बैंक से इसको फंडिंग मिलती है। गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स और केशवरायपटन जो सहकारी शुगर मिल है जिसको अभी वर्तमान में बंद पड़ी हुई है, आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है वर्तमान स्थिति क्या है, इसको बंद कर दिया गया है। और स्पिनफेड जो आपको ऑलरेडी पता है स्पिनफेड क्या होता है, जिसके अंदर सूत वगैरह का काम होता है, इसके रिलेटेड काम होता है और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इसका काम किया जाता है। और जहां तक सहकारी संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति की बात है तो 2011 से पहले इनको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन 2011 में सहकारी समिति बनाना और इससे रिलेटेड जो नियम कायदे थे वो संविधान का एक भाग बना दिया गया। तो आर्टिकल जो 43 है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंतर्गत सहकारी समितियों को बनाना और इसका निर्माण करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको लिया गया था। अर्थात ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार के संस्थाओं को बढ़ावा दे, इनको प्रोत्साहन करे और आगे बढ़ने में इनकी सहायता करे। और आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिनियम है, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी सहकारी समितियों से संबंधित कुछ जो टर्म्स हैं उसको रखा गया था, ताकि जो नागरिक हैं, जो बाहर के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको ये एक राइट होगा कि वो सहकारी समितियों का निर्माण अपने एक मौलिक अधिकार के तहत भी कर सकते हैं। अर्थात सहकारी समितियों का निर्माण करना एक मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ये भारतीय नागरिकों का एक, ये कह सकते हैं हम, एक परम मौलिक जो है अधिकार है कि वह सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है, उन्हें चला सकता है, और चूंकि ये संपूर्ण समाज को आगे बढ़ने में मदद करती है तो इसको बढ़ावा देने का कार्य भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्टिकल 43 में किया गया है। तो दोस्तों ये सब ऑल अबाउट था सहकारिता समिति के बारे में, सहकारिता के बारे में, राजस्थान में सहकारिता को किस तरीके से और सहकारी समितियां किस तरीके से आगे बढ़ी, ये सब हमने पढ़ा सहकारिता के माध्यम से। तो ये सहकारिता का आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके और आप इसमें पारंगत हो सके, और जो कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप इसको ढंग से कर सके। तो अंत में दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें ताकि इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप इससे परिचित होते रहें। तो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए।